दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला के अंतर्गत आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 15 पृथ्वी पर जीवन। दोस्तों इस अध्याय में आप जानेंगे पारिस्थितिकी क्या है, पारितंत्र और इसके प्रकार क्या है, पारितंत्र की कार्यप्रणाली और संरचना किस प्रकार की है, बायोम क्या है, इसके प्रकार और साथ ही जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है और पर्यावरण में चलने वाले विभिन्न चक्रों जैसे जल चक्र, कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र और खनिज चक्र के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 15 पृथ्वी पर जीवन। दोस्तों आप जानते हैं कि पर्यावरण के 3 मुख्य परिमंडल स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल होते हैं और पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवधारी जो मिलकर बायोस्फीयर यानी जैवमंडल का निर्माण करते हैं, ये पर्यावरण के दूसरे मंडलों के साथ भी पारस्परिक क्रिया करते हैं। जैवमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल होते हैं। जैवमंडल जो होता है जिसको बायोस्फीयर कहा जाता है, इसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जीवित घटक शामिल हैं। जैवमंडल सभी पौधों, जंतुओं, प्राणियों जिसमें पृथ्वी पर रहने वाले सूक्ष्म जीव भी हैं, उनके चारों तरफ के पर्यावरण के पारस्परिक अंतर संबंध से बना होता है। दोस्तों अधिकतर जीव स्थल मंडल पर मिलते हैं, परंतु कुछ स्थल मंडल और वायुमंडल में भी रहते हैं। बहुत से ऐसे जीव भी हैं जो एक मंडल से दूसरे मंडल में स्वतंत्र रूप से विचरण करते हैं। दोस्तों जैवमंडल और इसके घटक पर्यावरण के बहुत महत्वपूर्ण तत्व हैं। ये तत्व अन्य प्राकृतिक घटकों जैसे भूमि, जल, मिट्टी के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं। ये वायुमंडल के तत्वों जैसे तापमान, वर्षा, आर्द्रता और सूर्य के प्रकाश से भी प्रभावित होते हैं। जैविक घटकों का भूमि, वायु और जल के साथ पारस्परिक आदान प्रदान जीवों की जीवित रहने, बढ़ने और विकसित होने में सहायक है। दोस्तों पृथ्वी पर जीवन हर जगह पाया जाता है। जीवधारी विषुवत से ध्रुवों तक, समुद्र तल से हवा में कई किलोमीटर तक सूखी घाटियों में, बर्फीले जल में, जलमग्न भागों में और हजारों मीटर गहरे धरातल के भौम जल तक पाए जाते हैं। तो जो हमारा जैवमंडल है जहाँ पर जीवन संभव है, ये बहुत बड़ा दायरा लिए हुए है। आइए जानते हैं दोस्तों पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के बारे में। दोस्तों समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में आप पारिस्थितिकी और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के बारे में जानते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि इकोलॉजी या पारिस्थितिकी क्या है? आप जानते हैं कि पर्यावरण जैविक और अजैविक तत्वों के मेल से बना है। ये जानना बहुत जरूरी है कि संतुलन के लिए विभिन्न जीवधारियों का होना और बने रहना क्यों जरूरी है। दोस्तों इस संतुलन के बने रहने के लिए भी विविध प्राणियों और जीवधारियों के एक विशेष अनुपात में रहना आवश्यक है, जिससे जैविक और अजैव तत्वों के बीच स्वस्थ अंतरक्रिया या संतुलित संबंध बने रहें। दोस्तों पारिस्थितिकी प्रमुख रूप से जीवधारियों के जन्म, विकास, वितरण, प्रवृत्ति और उनके प्रतिकूल अवस्थाओं में भी जीवित रहने से संबंधित है। पारिस्थितिकी केवल जीवधारियों और उनके आसपास के संबंधों का ही अध्ययन नहीं है। किसी विशेष क्षेत्र में किसी विशेष समूह के जीवधारियों का भूमि, जल अथवा वायु यानी अजैविक तत्वों में ऐसा अंतर संबंध जिसमें ऊर्जा प्रवाह और पोषण श्रृंखलाएं स्पष्ट रूप से समायोजित हों, उसे पारितंत्र कहा जाता है यानी इकोलॉजिकल सिस्टम। दोस्तों परिस्थिति के संदर्भ में आवास यानी हैबिटेट पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों का योग है। विभिन्न प्रकार के पर्यावरण और विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार के पारितंत्र पाए जाते हैं, जहां अलग अलग प्रकार के पौधे और जीव जंतु विकास क्रम द्वारा उस पर्यावरण में अभ्यस्त हो जाते हैं और इस प्रकरण को पारिस्थितिकी अनुकूलन यानी इकोलॉजिकल एडाप्टेशन कहा जाता है। इकोलॉजी दोस्तों इकोलॉजी शब्द जो है जिसको कि पारिस्थितिकी कहा जाता है, ये ग्रीक भाषा के 2 शब्दों ओइकोस और लॉजी से मिलकर बना है। ओइकोस का शाब्दिक अर्थ होता है घर और लॉजी का अर्थ होता है विज्ञान या अध्ययन। तो शाब्दिक अर्थ के अनुसार इकोलॉजी पृथ्वी पर पौधे, मनुष्य, वस्तुओं और सूक्ष्म जीवाणुओं के घर के रूप में अध्ययन है। एक दूसरे पर आश्रित होने के कारण ही ये एक साथ रहते हैं और जर्मन प्राणीशास्त्री अर्नेस्ट हैकेल ने सर्वप्रथम 1869 में ओइकोलॉजी का शब्द का प्रयोग किया था।
पारिस्थितिकी के ज्ञाता के रूप में वो जाने जाते हैं और जीवधारियों यानी जैविक और अजैविक भौतिक पर्यावरण घटकों के पारस्परिक संपर्क के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। इसलिए जीवधारियों का आपस में और उनका भौतिक पर्यावरण से अंतर संबंधों का वैज्ञानिक अध्ययन ही पारिस्थितिकी कहलाता है। आइए जानते हैं दोस्तों पारितंत्र के प्रमुख प्रकार यानी टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। दोस्तों पारितंत्र मुख्यतः दो प्रकार के हैं, एक तो स्थलीय यानी टेरेस्ट्रियल और पारितंत्र जलीय यानी इक्वेटिक। स्थलीय पारितंत्र को पुनः बायोम में विभाजित किया जाता है। बायोम दोस्तों पौधों और प्राणियों का एक समुदाय है जो एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र पर पाया जाता है। पृथ्वी पर आप जानते हैं विभिन्न बायोम की सीमा का निर्धारण जलवायु और अपक्षय संबंधी तत्व करते हैं। विशेष परिस्थितियों में पादप और जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहा जाता है। तो याद रखिए, विशेष परिस्थितियों में पादपों और जंतुओं के अंतर संबंधों के कुल योग को बायोम कहा जाता है और बायोम में वर्षा, तापमान, आर्द्रता और मिट्टी संबंधी अवयव भी शामिल होते हैं। संसार के कुछ प्रमुख पारितंत्र वन, घास क्षेत्र, मरुस्थल और टुंड्रा पारितंत्र हैं। जलीय पारितंत्र को समुद्री पारितंत्र और ताजे जल के पारितंत्र के रूप में बांटा जाता है। समुद्री पारितंत्र में महासागरीय, ज्वार, नदमुख, प्रवाल वृत्ति ये पारितंत्र शामिल होते हैं, जबकि ताजे जल के पारितंत्र में झीलें, तालाब, सरिताएं, कच्छ और दलदल शामिल होते हैं। दोस्तों पारितंत्र की कार्यप्रणाली और संरचना किस प्रकार की होती है? तो देखिए, पारितंत्र की संरचना में वहाँ उपलब्ध पौधों और जंतुओं की प्रजातियों का वर्णन मिलता है। यह उनके यानी प्राणियों और पौधों की प्रजातियों के इतिहास, वितरण और उनकी संख्या को भी वर्णित करता है। संरचना की दृष्टि से सभी पारितंत्र में जैविक और अजैविक कारक होते ही हैं। जैविक और भौतिक कारकों में तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश, आर्द्रता, मृदा की स्थिति और अजैविक या अकार्बनिक तत्व जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम आदि शामिल हैं। दोस्तों अजैविक कारकों में आपने तापमान, वर्षा, सूर्य का प्रकाश जाना। जैविक कारकों में उत्पादक, उपभोक्ता जिसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता, इसके अलावा अपघटक भी शामिल होते हैं। उत्पादकों में सभी हरे पौधे शामिल होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं में शाकाहारी जंतु जैसे हिरण, बकरी, चूहे ये सभी पौधों पर निर्भर होते हैं। द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ताओं में सभी मांसाहारी होते हैं जैसे सांप, बाघ, शेर होते हैं। कुछ मांसाहारी जो दूसरे मांसाहारी जीवों पर निर्भर हैं उन्हें चरम स्तर के मांसाहारी यानी टॉप कार्निवोर्स के रूप में जाना जाता है, बाज और नेओला। इसके अलावा अपघटक वे हैं जो मृत जीवों पर निर्भर होते हैं जैसे कौवा और गिद्ध, तथा कुछ अन्य अपघटक जैसे बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवाणु मृतकों को अपघटित करके उन्हें सरल पदार्थों में विभाजित या परिवर्तित कर देते हैं। दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता ये उत्पादक पर निर्भर होते हैं, जबकि प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ताओं के भोजन बनते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता फिर तृतीयक उपभोक्ताओं के द्वारा खाए जाते हैं, और अपघटक जो होते हैं ये प्रत्येक स्तर चाहे प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक हो, इन सभी स्तरों पर मृतकों पर निर्भर होते हैं। ये अपघटक मृतकों को विभिन्न पदार्थों जैसे कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों और मिट्टी की उर्वरता के लिए पोषक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। पारितंत्र के जीवाणु एक खाद्य श्रृंखला से परस्पर जुड़े होते हैं। जैसे पौधे पर जीवित रहने वाला एक कीड़ा एक मेढक का भोजन है, मेढक सांप का भोजन है, सांप एक बाज द्वारा खा लिया जाता है, और ये खाद्य क्रम और इस क्रम से एक स्तर से दूसरे स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह ही खाद्य श्रृंखला यानी फूड चेन कहलाता है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला की क्रिया एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। खाद्य श्रृंखलाएं पृथक अनुक्रम न होकर एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जैसे एक चूहा जो अन्न पर निर्भर है वह अनेक द्वितीयक उपभोक्ताओं का भोजन है, और तृतीयक मांसाहारी अनेक द्वितीयक जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार प्रत्येक मांसाहारी जीव एक से अधिक प्रकार के शिकार पर निर्भर करता है। जैसे खाद्य श्रृंखलाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। दोस्तों प्रजातियों के इस प्रकार जुड़े होने यानी जीवों की खाद्य श्रृंखलाओं के विकल्प उपलब्ध होने को खाद्य जाल यानी फूड वेब कहा जाता है।
सामान्यतः दो प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। पहला तो चराई खाद्य श्रृंखला और अपरद खाद्य श्रृंखला। दोस्तों, चराई खाद्य श्रृंखला या चराई खाद्य श्रृंखला पौधों से प्रारंभ होकर मांसाहारी तक जाती है, जिसमें शाकाहारी मध्यम स्तर पर पाए जाते हैं। हर स्तर पर ऊर्जा का ह्रास होता है, जिसमें श्वसन, उत्सर्जन और विघटन प्रक्रियाएं शामिल हैं। खाद्य श्रृंखला में 3 से 5 स्तर होते हैं और हर स्तर पर ऊर्जा कम होती है। अपरद खाद्य श्रृंखला चराई खाद्य श्रृंखला से प्राप्त मृत पदार्थों पर निर्भर है और इसमें कार्बनिक पदार्थों का अपघटन भी शामिल है। आपने खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में पढ़ लिया। यहाँ पर आइए जानते हैं पारितंत्र की कार्यप्रणाली किस प्रकार है। तो सबसे पहले सूर्य हमारे पारितंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। सौर ऊर्जा से हरित पौधे क्या होते हैं? ये उत्पादक होते हैं और ये प्राथमिक उपभोक्ता यानी शाकाहारियों के भोजन बनते हैं। इसके अलावा हरित पौधे इसके अलावा देखिए प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता यानी मांसाहारी के भोजन या आहार बनते हैं और द्वितीयक उपभोक्ता अंत में तृतीयक उपभोक्ता यानी शीर्ष मांसाहारी के भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हरित पादक, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता इनके मृत अवशेषों को अपघटक जो होते हैं वो अकार्बनिक अवयवों में तोड़ देते हैं। अपघटक क्या होते हैं? ये हरित पादपों से जुड़े होते हैं क्योंकि ये मृदा में पोषक तत्व की प्राप्ति के लिए जिम्मेदार होते हैं। हरित पौधे मृदा से पोषक तत्व लेते हैं, मृदा से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं और सूर्य से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं और सूर्य भोजन का जो है सबसे महत्वपूर्ण स्रोत होता है। आइए जानते हैं दोस्तों बायोम के प्रमुख प्रकार क्या हैं। दोस्तों, बायोम क्या है? बायोम का अर्थ क्या है? तो अब हम संसार के कुछ प्रमुख बायोमों को जानेंगे और उनको रेखांकित करेंगे। संसार के 5 प्रमुख बायोम जैसे वन बायोम, मरुस्थलीय बायोम, घास भूमि बायोम, जलीय बायोम और उच्च प्रदेशीय बायोम हैं। और आगे हम एक सारणी के द्वारा इस बायोम का अध्ययन करेंगे। इसके पहले आइए जानते हैं दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियो केमिकल साइकिल क्या होता है। आप जानते हैं कि सूर्य हमारे जो पारितंत्र है या हमारा पर्यावरण है उसमें ऊर्जा का मूल स्रोत होता है जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है। यही ऊर्जा जैवमंडल में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है जो हरे पौधों के लिए भोजन और ऊर्जा का मुख्य आधार है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन और कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित हो जाती है और धरती पर पहुंचने वाले जो सूर्यातप का बहुत छोटा भाग 0.1% प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। इसका आधे से अधिक भाग पौधे को श्वसन विसर्जन क्रिया में और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधों के अन्य भागों में संचित हो जाता है। दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन विविध प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है और ये जीवधारी विविध प्रकार के पारिस्थितिकी अंतर संबंधों पर जीवित है। जीवधारी बहुलता जो है दोस्तों, जीवधारी बहुलता और विविधता में ही जिंदा रह सकते हैं, यानी जीवित रहने की प्रक्रिया में कई प्रकार के प्रवाह जैसे ऊर्जा, जल और पोषक तत्वों की उपस्थिति शामिल है और इनका ऊर्जा, जल और पोषक तत्वों की उपलब्धता संसार के विभिन्न भागों में अलग अलग होती है और यह भिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ सामयिक यानी वर्ष के 12 महीनों में भी होती है, अलग अलग होती है। कई अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल और स्थलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा यानी बदलाव रहित रहा है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पौधों और प्राणी ऊतकों से होने वाले चक्रीय प्रवाह से बना हुआ है और यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से आरंभ होता है और उनके वायु, जल और मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। ये चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होते हैं और आप जानते हैं सौर ताप यानी सौर ऊर्जा सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा का स्रोत है। जैवमंडल में जीवधारी और पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को जैव भू रासायनिक चक्र यानी बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। तो याद रखिएगा, जैवमंडल में जीवधारियों और पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह को बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं। बायो का अर्थ जीव और जियो का अर्थ पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानें, मिट्टी, वायु और जल से है।
दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार का होता है, एक गैसीय और दूसरा तलछटी चक्र। गैसीय चक्र में पदार्थ मुख्य भंडार यानी स्रोत वायुमंडल और महासागर है। तलछटी चक्र में मुख्य भंडार पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट और अन्य चट्टानें होती हैं। दोस्तों विभिन्न प्रकार के चक्रों को समझने से पहले आइए बायोम के बारे में जान लेते हैं, जो हमने मुख्य बायोमों की चर्चा करने के लिए कहा था। सबसे पहला वन बायोम जो है, इसमें उष्णकटिबंधीय, भूमध्य रेखीय, पर्णपाती, शीतोष्णकटिबंधीय और बोरियल प्रकार के वन पाए जाते हैं। और ये दोस्तों यहाँ पर प्रादेशिक और जलवायु संबंधी भिन्नताएं भी पाई जाती हैं और मृदा तथा वनस्पति जात और प्राणी जात में भिन्नता पाई जाती है। देखिए, उष्णकटिबंधीय असंख्य वृक्षों के झुंड लंबे घने वृक्ष होते हैं। भूमध्य रेखी में कम घने मध्यम ऊंचाई के होते हैं। और देखिए कम घने मध्यम ऊंचाई का एक साथ पाए जाते हैं। दोनों में कीट पतंगे, चमगादड़, पक्षी और स्तनधारी जंतु पाए जाते हैं। शीतोष्णकटिबंधीय में मध्यम घने चौड़े पत्ते वाले वृक्ष पाए जाते हैं और यहाँ पर ओक, बीच, मेपल आदि के सामान्य प्रजातियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों जो बोरियल या जो कोड़धारी वन होते हैं, ये पाइन, फर और स्प्रूस आदि इसमें पाए जाते हैं बोरियल प्रकार के वनों में। मरुस्थली बायोम में दोस्तों इसमें उष्ण और गर्म मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल, तटीय मरुस्थल और शीत मरुस्थल आते हैं। गर्म और उष्ण मरुस्थलों में सहारा, कालाहारी मरुस्थल आते हैं। इसके अलावा गर्म मरुस्थल के गौड़ क्षेत्र, आटाकामा आदि आते हैं। इसके अलावा टुंड्रा जलवायु प्रदेश भी मरुस्थल का एक भाग होता है। घास भूमि बायोम में दो प्रकार के मुख्य उप बायोम पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्णकटिबंधीय। दोस्तों इसके अलावा जो चौथा है जलीय बायोम, देखिए जलीय बायोम भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें ताज़ा जल के बायोम और समुद्री जल के बायोम पाए जाते हैं। ताजे जल में झील, नदियाँ, सरिता पाई जाती हैं और समुद्री जल में महासागर, प्रवाल, भित्ति, लैगून पाए जाते हैं। इसके अलावा पर्वतीय बायोम, दोस्तों पर्वतीय बायोम ऊंची पर्वत श्रेणियों के ढाल जैसे हिमालय, एंडीज और राकी पर्वत क्षेत्र में यहाँ तापमान और वर्षा में भिन्नता पाई जाती है। और पर्णपाती से टुंड्रा प्रकार की वनस्पति पर्वतीय बायोम में पाई जाती है। तो ये था मोटा मोटा आपका आकलन, जो हमने 5 मुख्य बायोमों के बारे में चर्चा किया था। अब आइए जानते हैं दोस्तों सबसे पहले जल चक्र के बारे में। देखिए, जल चक्र सभी जीवधारी वायुमंडल और स्थल मंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं। और जैसे जो हमारा समुद्री जल है, इसका वाष्पीकरण होता है, संघनन के द्वारा बादल बनता है। बादल बरस कर फिर हमारे पौधों के लिए या जनजीवन के लिए काम में आता है। कुछ जल भूमिगत हो जाता है और कुछ बहकर नदियों के माध्यम से समुद्रों में चला जाता है। तो ये एक जल चक्र बना रहता है और जिससे हमारे जीवन की कई सारी आवश्यकताएं पूरी होती है। और इसके अलावा जल चक्र तरल, ठोस और गैस अवस्था में पाया जाता है। तरल, गैस और ठोस अवस्था में जल पाया जाता है। जैसे तरल अवस्था में जल, और पहाड़ों पे जो ग्लेशियर के रूप में है वो ठोस अवस्था में, और इसके अलावा जल वाष्प के रूप में ये गैस अवस्था में जल पाया जाता है। इसके अलावा आइए जानते हैं कार्बन चक्र के बारे में। दोस्तों सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है और ये सभी कार्बनिक यौगिकों में मूल तत्व होता है। जैवमंडल में असंख्य कार्बनिक यौगिक के रूप में जीवों में विद्यमान है और कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। ये परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण से प्रारंभ होता है। आप जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग करके ग्लूकोज और ऑक्सीजन तथा जल का निर्माण करते हैं। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज जो है इस प्रक्रिया से बनता है, जो कार्बनिक यौगिक जैसे स्टार्च, सेलुलोज, सुक्रोज और इसके रूप में पौधों में संचित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक प्रक्रियाओं में प्रयोग हो जाता है और इस प्रक्रिया के दौरान जो विघटन से पौधों के जड़ों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते हैं, वे पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। ये पौधे या तो शाकाहारियों के भोजन बनते हैं या अन्य सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं।
शाकाहारी उपभोग किए कार्बोहाइड्रेट को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं। इनमें शेष कार्बोहाइड्रेट का जंतुओं के मरने पर सूक्ष्मजीव विघटन करते हैं और सूक्ष्म जीवाणुओं द्वारा कार्बोहाइड्रेट ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में आ जाती है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन चक्र की जो प्रक्रिया है वो समझाई गई है। यहाँ पर देखिए कार्बन चक्र वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड होता है, इसको पादप द्वारा स्वांगीकरण करके और पादप क्या है इसका श्वसन के रूप में प्रयोग करते हैं। जंतुओं के मूल श्वसन में ये सहायक होता है। और इसके अलावा देखिए दोस्तों मृदा श्वसन में भी इसकी भूमिका होती है। वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जंतु श्वसन और जंतु अपघटन तथा मूल श्वसन में ये बहुत ही कामगार होता है। आइए दोस्तों देखते हैं नाइट्रोजन चक्र के बारे में। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन चक्र के बारे में सबसे पहले दोस्तों ऑक्सीजन चक्र में क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया का एक प्रमुख सहपरिणाम ऑक्सीजन होता है। प्रकाश संश्लेषण में का जो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के बाद ऑक्सीजन भी प्राप्त होता है। यह कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण में शामिल होता है। इससे ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी मुक्त होते हैं। ऑक्सीजन चक्र बहुत जटिल प्रक्रिया है और बहुत से रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रणों में ऑक्सीजन पाई जाती है। ये नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है और बहुत से अन्य खनिजों और तत्वों के साथ मिलकर कई प्रकार के ऑक्साइड बनाती है, जैसे आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ये सब। दोस्तों सूर्य के प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या होता है, जल अणुओं का विघटन होता है, उससे ऑक्सीजन मिलती है और पौधों की वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान भी ये वायुमंडल में पहुंचती है। नाइट्रोजन चक्र दोस्तों वायुमंडल में जो वायुमंडल की हमारी संरचना है उसमें महत्वपूर्ण घटक नाइट्रोजन है और वायुमंडलीय गैसों में 78% नाइट्रोजन पाया जाता है। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन और पिगमेंट में यह महत्वपूर्ण घटक होता है। वायु में स्वतंत्र रूप से पाई जाने वाली नाइट्रोजन को अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ हैं। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव जैसे कुछ मृदा जीवाणु और ब्लू ग्रीन एल्गी ही इसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण कर सकते हैं। सामान्य रूप से नाइट्रोजन यौगिकीकरण के द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है और नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक है, यानी जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया और संबंधित पौधों की जड़ें और रंध्र वाली मृदा होती है, जहां से ये वायुमंडल में पहुंचती है। वायुमंडल में भी बिजली चमकने और अंतरिक्ष विकिरण के द्वारा नाइट्रोजन का यौगिकीकरण होता है और महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगिकीकरण करते हैं। वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरह यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधों में इसका स्वांगीकरण होता है और शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों के खाने पर इसका नाइट्रोजन कुछ भाग उसमें चला जाता है। फिर मृत पौधों और जानवरों के नाइट्रोजन अपशिष्ट क्या करते हैं, मिट्टी में बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं। कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं और ये नाइट्रेट पुनः हरे पौधों द्वारा जो है ग्रहण किया जाता है पोषक तत्व के रूप में। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रेट में भी परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं और इस प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण कहते हैं। तो आपने जान लिया नाइट्रोजन चक्र में किस प्रकार नाइट्रोजन का सीधे उपयोग करने में जो सक्षम जीव नहीं होते हैं वो इसको विभिन्न प्रकार नाइट्रेट और नाइट्राइट के रूप में ग्रहण करते हैं। आइए जानते हैं अन्य खनिज चक्र। दोस्तों जैवमंडल में मुख्य भू रासायनिक तत्वों में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अलावा पौधों और प्राणी जीवन के लिए अत्यधिक महत्व के बहुत से अन्य खनिज मिलते हैं। जीवधारियों के लिए आवश्यक ये खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप में मिलते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी या झील में अथवा नदियों और समुद्री जल में पाए जाते हैं। जब घुलनशील लवण जल चक्र में शामिल हो जाते हैं तब ये अपक्षय प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की परपटी और फिर बाद में समुद्र तक पहुंच जाते हैं। अन्य लवण तलछट के रूप में धरातल पर पहुंचते हैं और फिर अपक्षय से चक्र में शामिल हो जाते हैं। सभी जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से ही अपने खनिजों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और कुछ अन्य जंतु, पौधों और प्राणियों के भक्षण से इन खनिजों को प्राप्त करते हैं।
जीवधारियों की मृत्यु के बाद ये खनिज अपघटित और प्रवाहित होकर मिट्टी और जल में मिल जाते हैं। दोस्तों, पारिस्थितिकी संतुलन यानी बायोलॉजिकल बैलेंस क्या है? किसी पारितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिकी संतुलन कही जाती है। और ये तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अस्थायी रहे और परिवर्तन भी हो, लेकिन ऐसा प्राकृतिक अनुक्रमण यानी नेचुरल सक्सेशन के द्वारा होता है। इसे पारितंत्र में हर प्रजाति की संख्या एक अस्थायी संतुलन के रूप में भी वर्णित किया जा सकता है और ये संतुलन निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा और आपसी सहयोग से होता है। कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त किया जाता है और संतुलन इस बात पर निर्भर करता है कि प्रजातियां अपने भोजन और जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर रहती हैं, जिससे कि प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है और संतुलन बना रहता है। दोस्तों, आप घास के मैदान का उदाहरण ले सकते हैं, जहां पर शाकाहारी जंतु हिरण, जेब्रा और भैंस बहुत संख्या में रहते हैं। दूसरी तरफ मांसाहारी यानी बाघ, शेर अधिक नहीं होते हैं और शाकाहारियों के शिकार पर निर्भर होते हैं। इनकी संख्या नियंत्रित रहती है और पौधों के पारिस्थितिकी संतुलन में बदलाव के कारण, जैसे वनों की प्रारंभिक प्रजातियों में कोई व्यवधान, स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करने की प्रजातियों के वितरण में बदलाव आता है और ये परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण होता है, जहाँ द्वितीय वन प्रजातियों जैसे घास, बांस और चीड़ आदि वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर उगते हैं और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं और इसी को अनुक्रमण कहा जाता है। दोस्तों, पारिस्थितिकी संतुलन के या पारिस्थितिकी में असंतुलन के कारण नई प्रजातियों का आगमन, प्राकृतिक विपदाएं और मानव जनित कई प्रकार के कारण हैं। मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप समुदाय का संतुलन प्रभावित होता है। अंततोगत्वा पूरे पारितंत्र के संतुलन को ये प्रभावित करता है और इस असंतुलन से कई अन्य द्वितीय अनुक्रमण भी आते हैं। प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या दबाव जो होता है दोस्तों, इसके कारण भी पारिस्थितिकी बहुत प्रभावित होती है। दोस्तों, इसने पर्यावरण के वास्तविक रूप को लगभग नष्ट कर दिया है और सामान्य पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव डाला है। पर्यावरण असंतुलन से प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, बीमारियां और कई जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं। दोस्तों, विशेष आवास पौध स्थानों में पौधों और प्राणी समुदायों में घनिष्ठ अंतर संबंध पाए जाते हैं और निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधता वहाँ के पर्यावरणीय कारकों का संकेतक है। इन कारकों का समुचित ज्ञान और समझ ही पारितंत्र के संरक्षण और बचाव का प्रमुख आधार है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। एनसीईआरटी भूगोल 11वीं कक्षा के भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 15 पृथ्वी पर जीवन। इसमें आपने जाना पारिस्थितिकी क्या है, पारितंत्र और बायोम क्या है, जैव भू रासायनिक चक्र क्या है और किस प्रकार से हम पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रख सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।